नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस क्लास में बात 10th क्लास के अर्थशास्त्र की। 10th क्लास का अर्थशास्त्र अभी आप पढ़ रहे हैं चौथा अध्याय लगभग 6-7 वीडियो में खत्म हो चुका। जैसा कि आपको मालूम है कि ज्यों ही कोई अध्याय समाप्त होता है उसके लास्ट का जो वीडियो बनता है वो उस अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आधारित होता है। वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 4 अध्याय से संबंधित है उसको मैं लेके आज आया हूं। एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे और देखेंगे प्रश्न से संबंधित कुछ और जो सामान्य सी जानकारी है उसकी व्याख्या या उसके बारे में। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पटना या ऑप्शन डी चेन्नई। तो भारत की जो प्रशासनिक राजधानी है, अगर आप भारत के नक्शे को देखेंगे इस तरह, तो भारत के नक्शे में जो प्रशासनिक राजधानी है वो है दिल्ली, या आप उसको नई दिल्ली भी कह सकते हैं। परंतु जब बात व्यावसायिक राजधानी या बात वित्तीय राजधानी की होगी, बात वित्तीय राजधानी की, तो वित्तीय राजधानी जो है भारत का वो है मुंबई। बिल्कुल अरब सागर के तट से सटा हुआ महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, यही भारत की वित्तीय राजधानी है। अब वित्तीय राजधानी क्यों है? क्योंकि वित्त अर्थात अर्थ से जुड़ा हुआ कारोबार यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। रुपए पैसे का काम यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारी कंपनियाँ हैं यहाँ पर, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं और शेयर बाजार है यहाँ पर। तो रुपए पैसे का काम सबसे ज़्यादा जो भारत में किसी शहर में होता है वो है मुंबई। तो इसी कारण पूरे भारत की वित्तीय राजधानी या आर्थिक राजधानी इसे कहा जाता है। तो ये रहा आपका मुंबई का लोकेशंस, ठीक है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो गया? बी मुंबई। दूसरा क्वेश्चन, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन कौन सी है या कौन है? क्या कह रहा है? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली, वित्त मतलब रुपया पैसा प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? ऑप्शन ए या क देसी बैंकर, ऑप्शन ख महाजन, ऑप्शन ग व्यापारी या ऑप्शन घ सहकारी बैंक। तो गैर संस्थागत और एक होता है संस्थागत। दो तरह की वित्तीय संस्थाएं मैंने आपको बता रखा है। शायद इस अध्याय के पहले या दूसरे वीडियो में मैंने बताया होगा कि दो तरह की वित्तीय संस्थाएं यानी रुपए पैसे से संबंधित दो तरह की संस्थाएं होती है। एक गैर वित्तीय है और एक वित्तीय है। गैर वित्तीय में 2-4 आते हैं और वित्तीय में 4-5-6 आते हैं। तो अगर आप उस कॉलम को याद कर लें कि गैर वित्तीय में कौन कौन संस्था आती है और वित्तीय में आती है, तो इससे संबंधित कितना भी प्रश्न घुमा के आएगा उसका आप आंसर दे पाएंगे। तो प्रश्न है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली ऐसी संस्था जो गैर वित्तीय हो या गैर संस्थागत हो, बात एक ही है। और वित्त प्रदान करने वाली अर्थात रुपया पैसा प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है या सबसे लोकप्रिय संस्था कौन सी है? ऑप्शन क देसी बैंकर, ऑप्शन ख महाजन, ऑप्शन ग व्यापारी या ऑप्शन घ सहकारी बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ख महाजन। महाजन ये गैर संस्थागत या गैर वित्तीय संस्थागत एक ब्रांच है। महाजन हम उसको कहते हैं जो सूद ब्याज पर पैसा देता लेता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा मैंने की है। तो महाजन ये गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन है। आज भी आपको अगर ब्याज पे पैसा लेना है तो आपके आसपास कोई ना कोई ब्याज सूद पर लगाता होगा पैसा। तो वो गैर संस्थागत, वो उनकी कोई संस्था नहीं है, वो ऑथराइज्ड नहीं है, वो गैर संस्था हैं और वित्त प्रदान करते हैं अर्थात पैसा प्रदान करते हैं, आपको कर्जा देते हैं। तो महाजन जो है इसका सबसे सही आंसर है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न के बाद तीसरे प्रश्न की ओर। इसमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? ऐसा कौन सा संस्थान जो संस्थागत है? ऑप्शन क सेठ साहूकार,
ख रिश्तेदार, ग व्यवसायिक बैंक और घ महाजन। अब इसमें से क्या लग रहा है आपको कि संस्थागत कौन सा है, यानी सरकार द्वारा वैलिड कौन सा है, मान्यता प्राप्त कौन सा है? तो ऑप्शन ग इसका सही आंसर है, व्यवसायिक बैंक। जितने भी व्यवसायिक बैंक हैं वो सब सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। अब जरा देखिए, सेठ साहूकार ये सब सूद पर पैसा लगाते हैं, इनको सरकार लाइसेंस नहीं दिए हुए है। रिश्तेदार वो पैसा आपको देते हैं कभी कर्जा उधार, तो लाइसेंस है उनके पास का नहीं है। महाजन के पास लाइसेंस है, जो सूद पे पैसा लगाता है, सूदखोर जिसको कहते हैं, इनके पास भी लाइसेंस नहीं है। लेकिन व्यवसायिक बैंक ये सरकारी मान्यता प्राप्त है, इनको सरकार ने मान्यता दी है और ये संस्थागत, इसी कारण इनको संस्थागत कहा गया है। तो इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे आप बस संस्थागत कौन कौन से हैं संस्थान और गैर संस्थागत कौन कौन से हैं उसको बस ध्यान में रखिएगा। आपका इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि घुमा फिरा के आता है, वो सब कर लेंगे आप। चलिए अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा जो प्रश्न है वो है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक कौन है? तो चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन क आरबीआई, ऑप्शन ख ग्रामीण बैंक, ऑप्शन ग एसबीआई, ऑप्शन घ पीएनबी। तो बैंकों का बैंक या सब बैंक का बाप जिसको कहते हैं हम, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही केंद्रीय बैंक है, यही बैंकों का बैंक है, यही सभी बैंकों से ऊपर का बैंक है, केंद्रीय बैंक है, जो भी आप इसको कह लें, ठीक है। तो आरबीआई इसका सही आंसर है। केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। बाकी सारे जो ग्रामीण बैंक हैं एसबीआई हैं, मतलब एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, ये सभी के सभी इसी के आरबीआई के गाइडलाइन पे काम करते हैं। आरबीआई के नियम जो आरबीआई बनाता है उसको सब फॉलो करते हैं। अब आते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। दीर्घकालिक या दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय के लिए कौन सी संस्था ऐसी है जो ऋण प्रदान करती है, कर्ज देती है? ऑप्शन क कृषक महाजन, ऑप्शन ख भूमि विकास बैंक, ऑप्शन ग साख समितियां या ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो मैं जब आपको ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के बारे में पढ़ा रहा था तो बताया था भूमि विकास बैंक के बारे में। तो इसका सही आंसर है ख भूमि विकास बैंक। ये बैंक भूमि से संबंधित विकास के लिए बनाई गई है, यानी किसानों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए उनको सस्ते दर पर लोन देती है जिससे वो अपना वृद्धि विकास कर सकें। इसके बारे में डिटेल चर्चा मैंने की है पिछले वीडियो को, अगर आप देखें तो ये एक ऐसा बैंक है भूमि विकास बैंक जो दीर्घकालीन ऋण देता है, यानी लंबे समय के लिए, 1 साल के लिए, या हो सकता है आपको विशेष टर्म एंड कंडीशंस में 3 साल तक के लिए ये लोन दे सकता है किसानों को। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था है वो है भूमि विकास बैंक। इसका सही आंसर यही है, ठीक है। 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? सहकारिता के बारे में अभी मैं 2 दिन या 1 दिन पहले वीडियो बनाया हूं, उसको अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस का आंसर आसानी से कर लेंगे। सहकारिता, सहकारी एक संस्था होती है, 3, 4, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग मिलकर बनाते हैं। तो ये सहकारी जो प्रांतीय सहकारी जो बैंक हैं या सहकारी जो संस्थाएं हैं वो पहले केंद्र सरकार के जिम्मे था, यानी कि सहकारी समितियों को किस तरह आगे बढ़ाना है, क्या करना है, नियम कानून सब बनाने का काम केंद्र सरकार के पास था। परंतु एक समय ऐसा आया जब इसे प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया, यानी कि प्रांतीय का मतलब राज्य सरकारों को ये जिम्मा दे दिया कि भाई सहकारिता कोऑपरेटिव जो बैंक है या कोऑपरेटिव जो संस्थाएं हैं उसकी देखरेख का जिम्मा आपके ऊपर है, उसके वृद्धि विकास कैसे उसका होगा वो सब आपके जिम्मे है। तो सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना है? तो ये बना है 1919 में। अब इसका सिलसिला क्या है? 1914 में एक सहकारिता से संबंधित जांच आयोग का गठन हुआ है। वो जांच आयोग के रिपोर्ट के बाद 1919 में यह निर्णय लिया गया कि सहकारिता को प्रांतीय सरकारों के जिम्मे दे दिया जाए, यानी राज्य सरकार अब सहकारिता की देखरेख करेगा। डिटेल जब वीडियो देखिएगा तो आपको डिटेल समझ में आ जाएगा।
छठे नंबर क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन क 1966, ऑप्शन ख 1980, ऑप्शन ग 1969 या ऑप्शन घ 1975। पिछले वीडियो को देखिएगा अगर इस अध्याय से संबंधित, तो सारे प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे। सबसे पहले व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है ऑप्शन ग 1969 में। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया और फिर 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। एक को बाद में घटा दिया गया, टोटल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 हो गई। ठीक है, तो 1969 में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये था आपका 7वां नंबर प्रश्न। 8वें नंबर प्रश्न पर बढ़ने से पहले ये आप जान लें कि 7 जो प्रश्न हैं वो आपकी पुस्तक में भी दिए हुए हैं। 7 प्रश्न आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। अब 8वां नंबर से जो प्रश्न स्टार्ट हो रहा है वो मैंने खुद निकाला है, खुद बनाया है। ठीक है, तो 8वां नंबर प्रश्न जो है वो है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक, व्यावसायिक बैंक सबसे बड़ा कौन सा है? ऑप्शन क पीएनबी, ऑप्शन ख आरबीआई, ऑप्शन ग एसबीआई, ऑप्शन घ आईडीबीआई। तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो जो केंद्रीय बैंक था आरबीआई, ये भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर ख हो गया। अब 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सहकारिता आंदोलन, इसको आप ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत में सहकारिता की शुरुआत कब हुई? सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? सहकारी संस्थाएं कब से स्थापित की जाने लगी? तो इस सब तरह से प्रश्न पूछ सकता है। ऑप्शन क 1904, ऑप्शन ख 1905, ऑप्शन ग 1907 या ऑप्शन घ 1920। तो सहकारिता जब मैं बताया था तो उसमें सारी व्याख्या समझिएगा, पढ़िएगा, एक साथ आपका बहुत सारा प्रश्न डील हो जाएगा। तो सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ है ऑप्शन क 1904 में। 1904 में या 1904 से ही भारत में सहकारिता की नींव रखी गई और उसके बाद से सहकारिता कोऑपरेशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो धीरे धीरे आगे बढ़ा है। पूरा इतिहास मैंने बताया है इसके बारे में। अब 10 नंबर प्रश्न, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? घुमा घुमा के एक के प्रश्न करेगा, इधर से उधर। कह रहा है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है, माने जितने भी बैंक हैं उसके सबसे ऊपर कौन है? बैंकों का बाप कौन है? बैंकों का बैंक कौन है? तो ऑप्शन क व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन ख सहकारी बैंक, ऑप्शन ग बीमा कंपनियां या ऑप्शन घ आरबीआई। समझ में आ गया होगा कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के सबसे शीर्ष पर, बैंकों का बैंक, बैंकों का बाप। ठीक है, अब आते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई है? अब जो बैंकों का बाप है उसकी स्थापना कब हुई है? तो ऑप्शन क 1930, ऑप्शन ख 1935, ऑप्शन ग 1945 या ऑप्शन घ 1949। तो इसका सही आंसर है आरबीआई की स्थापना 1935, 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई। विस्तृत बातें बताई गई हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है SHG। कभी कभी सीधा SHG लिख देगा और कभी कभी सीधा न लिख के SHG लिख के आप बगल में एगो छोटा सा S लिखेगा। तो SHG का पूरा नाम क्या है? SHG का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन क स्टेट हाईवे गली, ऑप्शन ख स्टेट होम गार्ड, ऑप्शन ग सेल्फ हेल्प ग्रुप या ऑप्शन घ ऑल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ग सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी स्वयं सहायता समूह इसका सही आंसर है। इस पर विस्तृत बातें हो चुकी हैं।
13 नंबर क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? ये SHG जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, इसमें कितना सदस्य होता है? ऑप्शन क 15 से 100, ऑप्शन ख 15 से 20, ऑप्शन ग 100 से 150 या ऑप्शन घ 200 से 400। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ख 15 से 20 सदस्य स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप में होता है। अब चलते हैं ऑप्शन 13 नंबर के बाद 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है, ऐसा बैंक जिसके नाम के अंत में सीमित दायित्व अर्थात LTD लगा हो वह बैंक होता है। कैसा बैंक वो होता है? ऑप्शन क सरकारी होता है, ऑप्शन ख निजी होता है, ऑप्शन ग दोनों होता है या ऑप्शन घ इसमें से कोई नहीं होता है। तो जिसके भी अंत में LTD लगा रहे यानी लिमिटेड लगा रहे वो होगा निजी बैंक। किसी भी बैंक के नाम के आगे अगर LTD छोटा में लिखा हुआ है तो समझिए कि ये निजी बैंक है। दो तरह का बैंक होता है, एक सरकारी बैंक होता है, एक जिसको प्राइवेट बैंक कहते हैं, प्राइवेट बैंक को हम निजी बैंक कहते हैं। तो LTD जिसके आगे लगा रहे उसको समझिएगा कि ये निजी बैंक है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से जुड़ाव किस नोबेल पुरस्कार विजेता का है? कौन से ऐसे नोबेल पुरस्कार के विजेता हुए हैं विश्व में जिनका संबंध माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अर्थात सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के विकास से है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान दिया सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के विकास में और इन्हीं योगदान के कारण उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। डिटेल में पिछले वीडियो को देखिएगा, मैं पूरे विस्तार से इस पर बात किया हूँ। ऑप्शन क अमर्त्य सेन, ऑप्शन ख मोहम्मद यूनुस खान, ऑप्शन ग प्रोफेसर कैंट या ऑप्शन ग अली इब्राहिम। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद यूनुस खान। ये बांग्लादेश से संबंधित एक विद्वान हैं जिन्होंने माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के लिए बहुत काम किया और इस कारण इनको संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चंस हैं। 16वें नंबर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 17 नंबर, वो है नाबार्ड से जुड़ा हुआ। नाबार्ड NABARD। पहले तो प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम आप याद कर लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर से दोहरा रहे हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई है, यानी नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? ऑप्शन क 12 जुलाई 1982, ख 14 अक्टूबर 1940, ग 18 सितंबर 1996 या घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन क 12 जुलाई 1982 को देश में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, ग्रामीण कृषि और क्षेत्रों के विकास के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया जिसको हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से बनाया गया। तो 100 करोड़ की लागत से इसको स्थापित किया गया। वर्तमान में अभी 500 करोड़ से ऊपर इसका जमा पूंजी हो गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए मेनली इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। तो इसका सही आंसर क हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन, 17 के बाद 18, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था ऑप्शन क 17, ऑप्शन ख 18, ऑप्शन ग 19 और ऑप्शन घ 20। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ग 19 अभी टोटल राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। इसकी टोटल संख्या 19 है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। समय ज़्यादा लगता इसलिए मैंने इसको शॉर्ट किया है। ATM का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत VVI है, कई बार पूछा हुआ है। ATM का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। याद रखिएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ATM का पूरा नाम 4 ऑप्शंस आपको देख सकता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, अन्य भी। तो याद रखिएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन।
20 नंबर क्वेश्चन जो है 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की वित्तीय व्यवस्थाओं में संस्थागत स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था कौन है? बिहार की जितने भी वित्तीय व्यवस्था है उसमें संस्थागत स्रोत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था कौन है? संस्थागत का मतलब जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन क सहकारी बैंक, ऑप्शन ख व्यवसायिक बैंक, ऑप्शन ग राष्ट्रीय संस्थाएं और ऑप्शन घ सभी। तो इसका सही आंसर है व्यवसायिक बैंक। किसी भी राज्य का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो वित्तीय संस्थाएं होता है वो व्यवसायिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर, ये प्रश्न है सहकारिता से जुड़ा हुआ। मैक्लेगन समिति की नियुक्ति कब की गई? मैक्लेगन समिति सहकारिता 1904 में सहकारिता की स्थापना हो गई है। 1904 के बाद लगातार सहकारिता बढ़ते गया है। कोऑपरेटिव जो समितियां हैं, कोऑपरेटिव जो संस्थाएं हैं वो लगातार वृद्धि विकास करते गई हैं। तो 1914 में मैक्लेगन समिति की नियुक्ति की गई कि कितना भाई विकास हुआ है। सॉरी 1904 में नहीं, 1904 में 1914 में, हाँ 1914 में तो मैक्लेगन समिति की नियुक्ति 2-4 साल पहले 1904 में। तो मैक्लेगन समिति की नियुक्ति कब की गई है? 1914 में। ये सहकारिता का कितना ज़्यादा विकास हुआ, सहकारी समितियां कितना ज़्यादा विकास कर पाई, क्या अभिवृद्धि हुई, इस सब का आकलन लगाने के लिए मैक्लेगन समिति की स्थापना की गई है 1914 में। तो ये जब मैं डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहा था, विस्तृत पढ़ा रहा था, उस वक्त भी मैंने चर्चा की थी। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक सहकारी समितियां ऋण उपलब्ध कराती हैं। प्राथमिक जो सहकारी समिति होती है वो ऋण उपलब्ध कराती है। किस तरह की ऋण उपलब्ध? क अल्पकालिक, ख दीर्घकालिक, ग दोनों या घ इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक सहकारी समितियां ये अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराती है, प्रदान करती है अल्पकालिक ऋण। ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ क। तो इस तरह से 22 क्वेश्चंस इस अध्याय में आपको मिले। 22 प्रश्नों पर चर्चा मैंने की। ये 22 प्रश्न से ज़्यादा, जहाँ तक मेरा उम्मीद है या मेरा जो अनुभव कहता है, पिछले 7 सालों से हाई स्कूल में पढ़ाने से जो अनुभव मुझे मिला है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये 22 प्रश्न इस अध्याय से संबंधित मैं आपके समक्ष रखा हूं। इस 22 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न या कहीं और हट के प्रश्न नहीं करेगा। तो इतने क्वेश्चंस को आप रट लें, समझ लें, और हम कहेंगे कि आप इसके पीछे, ये 7वां पार्ट है, 6 पार्ट बन चुका है, 6 भाग मैंने इस पर बना दिया है इस अध्याय पर। ये चौथा जो अध्याय है अर्थशास्त्र का, उस पर तो उन 6 जो वीडियो बना है, उस 6 वीडियो को खूब बढ़िया से देखिए, समझिए। उसको देखने समझने के बाद अगर और भी इससे क्वेश्चन इधर उधर से पूछता है तो सारे प्रश्नों का आप उत्तर दे पाएंगे, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।